गांव की बर्फीली ठंड। पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव बर्फानीपुर में सर्दी हर साल कुछ ज्यादा ही सख्त होती थी। दिसंबर की शुरुआत होते ही धुंध ऐसे उतरती मानो किसी ने पूरे गांव को रुई में लपेट दिया हो। रात को गिरती बर्फ सुबह तक गलियों, छप्परों और खेतों को सफेद चादर में ढक देती। उस रोज भी बाहर कोहरे की काफी धुंध थी, मगर हवा में अब भी सुई सी चुभन थी। साधना देवी ने अपनी बहू अंजलि से कहा, अरे बहू उठ जा, चूल्हा बाद में जला लेना, पहले बाहर जरा गैया को देखा। माँ जी हाथ पाँव सुन्न हो रहे, जरा आग जला लूं फिर उठती हूँ। अरे आग बाद में जलेगी, पहले गाय को चारा तो डाल, ठंड उसकी भी जान ना ले ले कहीं। पता है ना उस मनोहर की बकरी ठंड में बाहर रहने के कारण ही मर गई थी। जा गैया को पहले देखा। अब अंजलि ने चूल्हा बाद में जलाने की सोची। उसने दरवाजा खोला, फिर बाहर का नजारा देख वो ठिठक गई। आंगन पूरा बर्फ से भरा था। हे भगवान, रात में इतनी बर्फ, ना जाने ये सर्दी क्या करके मानेगी। गांव की गलियों में लोग कम ही दिख रहे थे। फिर उस रोज में उनको चूल्हा जलाने में ही आधा घंटा लग गया, क्योंकि लकड़ियां गीली थी जिससे धुआं आंखों में चुभ रहा था। देखा, मैंने पहले ही कहा था लकड़ी ऊपर रख दिया कर। माँ जी कल बर्फ अचानक आ गई थी तो। इसी बीच मोहन यानी अंजलि का पति बाहर से आया। उसके हाथ सुन्न थे। सीमा, आज काम पर नहीं जा पाएंगे, बर्फ ने रास्ता बंद कर दिया है। हे भगवान, हम गरीबों पर ना जाने कितनी मुसीबतें आती रहेंगी। हाथ पैर सुन्न हुए पड़े हैं और जलाने के लिए एक सूखी लकड़ी तक नहीं बची। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ठंड अंदर हड्डियों में घुस गई हो। मुझे तो काम की चिंता सता रही है। ठंड में तो वैसे भी काम मिलना मुश्किल हो जाता है, और ऊपर से अब तो और बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान कोई न कोई रास्ता दिखा देगा। बस आज का दिन कट जाए, कल कोई इंतजाम कर लेंगे। हाँ बेटा, काम आज नहीं तो कुछ दिन बाद मिल ही जाएगा, लेकिन जान तो एक ही है ना। इस कड़कड़ाती ठंड में कुछ दिन काम पर नहीं भी गया तो कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी मोहन के मन में अगले दिन की चिंता सता रही थी। फिर अगले दिन भी बाहर बर्फबारी पड़ती रही, लेकिन मोहन ने सोचा, अगर मैं आज भी काम पर नहीं गया तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? मैं इन्हें क्या खिलाऊंगा? नहीं नहीं, आज तो मुझे काम पर जाना ही होगा। अब वो ठंड में कुड़कुड़ाता हुआ चला गया। हे भगवान, कैसी ठंड है, दांत कड़कड़ा रहे हैं और शरीर तो जैसे जम गया है। मजबूरी भी कैसी चीज है, गरीबी तो देखती ही नहीं। धुंध इतनी है कि सामने कुछ दिखता ही नहीं। हाय रे गरीबी, क्या क्या करवाएगी। कुछ दूर चलने पर उसे अलाव दिखाई देता है, जहाँ कुछ लोग हाथ सेक रहे थे। थोड़ी देर इस आग के पास बैठ जाता हूँ, थोड़ी राहत मिलेगी। अब वो भी वहाँ जाकर बैठ गया। अरे मोहन भाई, आओ आओ, थोड़ा ताप लो, राहत मिलेगी। सही कहा भाई, यही सोचकर इस तरफ आ गया। काम पर निकला हूँ, लेकिन काम मिले तभी तो। इस सर्दी में काम मिलना भी मुश्किल है, लेकिन हम गरीबों को अपना पेट भी तो भरना पड़ता ही है ना। हाथ पैर पत्थर जैसे हो गए हैं। ये ठंड तो अमीर लोगों के लिए होती है, जो मजे से रजाई में दुबक कर हीटर में बैठकर बढ़िया बढ़िया पकवान के मजे लेते हैं। एक हम गरीब लोग हैं जिन्हें पेट भरने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, अब पता नहीं आज भी कहीं काम मिलेगा या नहीं। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी एक सेठ, जिसने काफी मोटे और भारी कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें पहनकर वो अकड़ कर चल रहा था, तभी वो उनके पास आया। अरे तुम लोग मजदूरी करोगे क्या? काम ज्यादा नहीं है, बस कुछ बोरियां उतरवा कर गोदाम में रखवानी है। नहीं नहीं सेठ जी, आज ठंड बहुत है, हाथ पैर चल नहीं रहे। कल सुबह थोड़ी धूप निकलेगी तब हम आ जाएंगे। सोच लो, पैसे कमाने का मौका बार बार नहीं आता। तभी मोहन ने कहा, सेठ जी, मैं काम पर चलूंगा। मेरे घर में मेरा परिवार है जिनका पेट मुझे पालना है, साथ ही मुझे नया कंबल भी लेना है। चलिए मैं आपके साथ चलूंगा। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? ये कहकर मोहन उनके साथ चला जाता है और अकेले ही इतनी सारी बोरियां उठाकर यहाँ से वहाँ रखता है। लेकिन शाम होते होते वो बुरी तरह थक जाता है। अपने साथ थोड़ा राशन लाकर वो घर में रख देता है, लेकिन खुद आते ही बिस्तर पकड़कर लेट जाता है। क्या जरूरत थी इतनी ठंड में बाहर जाने की? आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है, अपना भी थोड़ा ध्यान रखिए ना। अगर काम पर नहीं जाता तो खाते क्या? फिर देर रात होते होते मोहन के हाथ पैर और भी सुन्न पड़ने लगे। बाहर तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन अंजलि फिर भी जल्दी से वैद्य जी के पास गई और उनका दरवाजा खटखटाया। इतनी ठंड में इतनी रात में कौन होगा? वैद्य ने दरवाजा खोला तो सामने रोती बिलखती अंजलि खड़ी थी। जल्दी चलिए वैद्य जी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। वैद्य जल्दी से उनके साथ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहन दम तोड़ चुका था। अब वो खुद तो चला गया, लेकिन अपने पीछे बूढ़ी माँ, पत्नी और 10 साल के बेटे को छोड़ गया। कुछ दिन तो जैसे तैसे उनके दिन कट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे घर के हालात खराब होने लगे। बहू, अभी वक्त नहीं था मेरे बेटे के जाने का। वक्त तो मुझ बुढ़िया के जाने का था, लेकिन ना जाने भगवान ने ये क्या किया।
तुम बस हिम्मत मत छोड़ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि को थोड़ी हिम्मत मिली। अपनी बूढ़ी सास और बेटे का चेहरा देखकर वो भी अपने पति की तरह ठंड में काम ढूंढने निकल जाती है। बाहर ठंडी हवा में वो लगातार चली जा रही थी। तभी एक ढाबे पर उसे बर्तन धोने और साफ सफाई का काम मिल जाता है। बहन तुम आज से ही काम पर लग जाओ। अब वो उस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धोती। वो ठंडा पानी उसके हाथों में सुइयों की तरह चुभ रहे थे, फिर भी वो काम में लगी रही और काम करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जब तक मेरे पति थे वो मुझे कभी भी कहीं बाहर काम पर नहीं जाने देते थे, लेकिन अब मुझे अपने परिवार के लिए काम पर निकलना पड़ रहा है। वो लोग इस उम्मीद में होंगे कि मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगी। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, शाम को घर जाते वक्त आप यहाँ से थोड़ा खाना ले जाना। और आप चिंता मत कीजिए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। शाम को वो खाना लेकर घर आई तो उन्होंने भरपेट खाना खाया। अगली सुबह जब अंजलि ढाबे पर आई तो ढाबे के मालिक मदन ने उसके लिए कुछ कंबल और गर्म कपड़े रखे थे। बहन कल सारी रात तुम्हारे दुख के बारे में सोचकर मन भारी रहा। ये लो, ये कुछ मदद मेरी तरफ से रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, लेकिन मैं ये दया। नहीं नहीं बहन, ये दया नहीं बल्कि आपकी हिम्मत के लिए है। कल आप इतनी ठंड में भी जिस तरह बर्तन धोती रही वो सचमुच काबिले तारीफ है। ये कोई दया नहीं है, बस एक भाई की तरफ से थोड़ी मदद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। शाम को अंजलि जब खाना और कंबल और गर्म कपड़े लेकर घर आई तो सब बड़े खुश हुए। तू तो बड़ी हिम्मत वाली और मेहनती है बहू। आज तेरी मेहनत के कारण हम गरीबों को भी ये नया गरम कंबल और गरम कपड़े नसीब हुए। आप खुश हैं माँ जी, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने परिवार को खुश देखकर अंजलि भी काफी खुश थी। अब वो और भी दिल लगाकर ढाबे पर काम करने लगी। वो वहाँ बर्तन धोने, साफ सफाई और कभी कभी तो खाना भी बनाने लगी। उसके हाथ का खाना सबको पसंद आने लगा। कुछ दिन बाद मालिक ने उसे सिर्फ खाना बनाने का काम दे दिया, साथ ही उसकी पगार भी बढ़ा दी। अब उनका ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा और मदन और अंजलि के बीच भाई बहन जैसा बंधन बंध गया। रामपुर शहर में किशन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कच्चे घर में रहता था। उसका घर पुरानी लकड़ी और टाट से बना हुआ था, जो सर्दी और बारिश से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। किशन दिन रात मेहनत और मजदूरी करता, लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जिससे वो अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बना सके। इस बार भी कड़ाके की सर्दी थी। एक रात सर्दी के साथ बहुत ज्यादा बारिश आनी शुरू हो गई। सर्दी, बारिश और तूफान एक साथ उस रात अपना कहर बरसा रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा स्वेटर बिल्कुल गीला हो गया। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। सारे कपड़े बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं। सुनो जी, घर की छत पर एक टाट की चादर और बिछा दो। बारिश का सारा पानी हमारे ऊपर गिर रहा है। बच्चों को भी बहुत ठंड लग रही है। ये कंबल पूरी तरह से भीग चुका है। सरला, तेज हवा और बारिश में टाट नहीं टिकेगा। मैंने ईंटें भी टिका कर देख ली हैं। हे भगवान, ठंड तो बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ी आग जला देता हूँ। किशन आग जला देता है। सरला पूरी रात बच्चों को बाहों में समेटे बैठी रही। अगले दिन जब किशन उठकर बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके घर का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह चुका था। आंधी और बारिश ने कच्चे घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वो बेबस होकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? सुनो जी, हमारे पास तो अब रहने की कोई जगह नहीं। ठंड से कांपते हुए ये रात तो निकल गई, पर आने वाली अगली कई रातें हम कैसे गुजारेंगे? किशन के पास कोई रास्ता नहीं था। परिवार के नाम पर रामपुर में उसका कोई नहीं था। अगले कई दिनों तक किशन सड़कों पर ही दिन गुजारता रहा। एक दिन किशन को एक गोदाम में कंटेनर में सामान भरने की नौकरी मिल गई, जिससे किशन को रोजाना के पैसे मिलने लगे। एक शाम जब किशन कंटेनर में सामान ढोने के बाद छुट्टी के समय जाने लगा, तब उसके मालिक ने उससे कहा, किशन, वो पुराना कंटेनर अब काम का नहीं है, बेकार हो चुका है। इसमें जंग लग गया है। इसे किसी कबाड़ी वाले को बेच दो। किशन ने उस कंटेनर को ध्यान से देखा तो उसके मन में एक विचार आया। अगर ये कंटेनर मैं रख लूं और इस कंटेनर का घर बना लूं तो परिवार को रहने की जगह मिल जाएगी। मालिक से बात करता हूँ। क्या हुआ किशन, किस सोच में डूब गए? मालिक, क्या आप इस कंटेनर को मुझे दे सकते हैं? मेरे घर परिवार के काम आ जाएगा। क्या करेगा तू इसका? मालिक, मैंने आपको बताया था ना, बारिश और तूफान में मेरा घर जो है टूट गया। सोच रहा हूँ सर्दी के दिन है, जब तक कोई रहने की जगह नहीं मिलती तब तक इस कंटेनर में ही एक घर बना लूंगा। कम से कम ठंड में कंटेनर घर तो होगा, तो हमें रहने के लिए छत मिल जाएगी।
ये बात है तो फिर तो मैं तुझे मना नहीं करूंगा। ठीक है, ये तू ले जा। पर क्या तू इस कंटेनर में रहने के लिए घर बना पाएगा? कोशिश करूंगा मालिक, ठंड से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। धन्यवाद मालिक। किशन बहुत खुश था क्योंकि उसे अब रहने के लिए इधर उधर सड़कों पर भटकना नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो कंटेनर से घर बनाकर ही रहेगा। और फिर किशन ने सड़क के किनारे खाली मैदान में कंटेनर को रखवा दिया। ये तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ करना पड़ेगा। लाओ, मैं इसे धोने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ चलो, पहले इसे साफ ही कर लेते हैं। मैं जंग को थोड़ा रगड़ देता हूँ और जहाँ से थोड़ा टूटा हुआ है ठोक कर ठीक भी कर देता हूँ। बापू, हम भी घर बनाने में आपकी मदद करेंगे। हाँ बापू, अब सड़क पर बहुत ठंड लगती है। हम इस नए घर में रहेंगे बापू, हमें अब ठंड नहीं लगेगी ना? नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी बेटा। मैं इस कंटेनर घर को ठंड के हिसाब से ही तैयार करवाऊंगा। हवा का नामो निशान भी नहीं आएगा इस घर के अंदर। हाँ, मैं इसे हर तरफ से ढक दूंगा। हाँ। किशन ने कंटेनर को साफ किया, लोहे की जंग को रगड़कर हटाया। उसने पेंट का एक डिब्बा लिया और पूरे कंटेनर को पेंट कर दिया और एक कबाड़ी वाले से कुछ बेकार लकड़ी के टुकड़े खरीद लिए और उन्हीं से उसने कटिंग करके लकड़ी के दरवाजे और खिड़की बना दी। छत बनाने के लिए पुराने टिन और प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल किया ताकि बारिश का पानी अंदर ना सके। पुरानी बोरी, कपड़ों और टाट को दीवारों के अंदर फिट कर दिया ताकि ठंडी हवा ना सके। किशन अभी घर बना ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि पड़ोस के मंदिर में एक सेठ कंबल बांट रहे हैं। सरला, हमें गर्म कपड़ों और कंबल की बहुत जरूरत है। चलना, एक बार देखते हैं, शायद हमें भी कंबल मिल जाए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, क्योंकि यहाँ बिछाने के लिए हमें चादर और कंबल की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास नहीं है। सरला और किशन मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुँचे तो सेठ भी सभी गरीबों में कंबल बांट रहे थे। किशन भी सरला के साथ लाइन में खड़ा हो गया। अभी किशन कंबल लेने ही लगा था कि तभी उसका मालिक जहाँ पर वो काम करता था आ जाता है। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? सही है, पुण्य का काम हो रहा है। सोच रहा हूँ मैं भी इस बार ठंड में थोड़े कंबल बांट दूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मकर संक्रांति आ रही है, उस पर भी मैंने पहले से ही सोच लिया है कि कुछ न कुछ दान जरूर करूंगा। इसी बहाने भगवान से जुड़े रहने का अवसर प्राप्त होता है भाई, और किसी न किसी की मदद भी हो जाती है। अरे किशन, तू और यहाँ पर तेरा कंटेनर घर बन गया क्या? जी मालिक, तैयार तो हो गया है, पर बिछाने और ओढ़ने के लिए कोई गर्म चादर या कंबल नहीं था। सुना कि मंदिर में ये सेठ जी कंबल बांट रहे हैं तो वही लेने आए थे। तुम इसे जानते हो सतीश? हाँ सेठ जी, मेरे गोदाम में ही नौकरी करता है। एक कंटेनर बहुत खराब था, इसने बोला कि ये उसका घर बना लेगा। इसके पास रहने को छत नहीं थी, वही इससे पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, कंटेनर का घर। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमें दिखा सकते हो किशन? जी जी सेठ जी, जरूर, वहाँ उस तरफ। सेठ और किशन का मालिक जब कंटेनर के घर को देखते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। किशन की काबिलियत की वो दोनों बहुत तारीफ करते हैं। किशन बेटा, सचमुच तुमने ये कंटेनर का घर बनाकर बहुत अद्भुत काम किया है। मेरे मन में तो एक विचार आ रहा है। सतीश, अगर तुम साथ दो तो। क्या विचार सेठ जी, बताइए, मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक ऐसी फैक्ट्री लगाएं जहाँ पर कंटेनर के बने घर मिले। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता वो इन कंटेनर के घरों में रहकर आराम से अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। बस हमें और तुम्हें उस कंटेनर के घर का दाम तय करना है। और हाँ, कंटेनर के घर बनाने का सारा दिमाग हमारे किशन का होगा। किशन भी इस काम में हमारा पार्टनर बनेगा। ये तो बहुत बढ़िया विचार है सेठ जी। नेक काम में देरी कैसी, हम इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। किशन के हुनर ने उसे नई दिशा दी। सेठ और उसके मालिक के साथ मिलकर उसने कंटेनर के घर बनाने का काम शुरू किया, जिसके लिए उसे अच्छी पेमेंट मिला करती थी क्योंकि अब वो उनका पार्टनर बन गया था। किशन इन सब के लिए भगवान को धन्यवाद कहता है। किशन में एक खासियत थी, वो भले ही आज अमीर बन गया था पर उसने बहुत से गरीबों को ठंड में कंटेनर घर मुफ्त में बांटे। और किशन ने कंटेनर घर में ही एक साथ बहुत से लोगों के रहने की सुख सुविधाएं भी देनी शुरू कर दी, क्योंकि वो जानता था कि गरीबों का दुख क्या होता है। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर। और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।